और आइए अब आपको मिलवाने जा रहे हैं हम असली बाहुबली से, वो बाहुबली जो वाकई देश के लिए गोल्डन बॉय है। जी हां, बात करेंगे हम नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने आज पूरे देश को जो मान सम्मान पूरी दुनिया में दिलाया है और देश को गर्व की अनुभूति कराई है, शायद ही इससे पहले इस तरह की अनुभूति हुई हो, क्योंकि सिल्वर से आगाज हुआ था और गोल्डन से खत्म हुआ है ये ओलंपिक गेम्स। आपको बताएं, इंडिविजुअल इवेंट में पहला गोल्ड है ये। इससे पहले आपको याद होगा अभिनव बिंद्रा ने इससे पहले गोल्ड जीता था और अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। लेकिन सेलिब्रेशन की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जरा देखिए पूरे देश में कैसे जश्न मन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त दी हो। देखिए जरा, ये जो आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए लोग जो नीरज चोपड़ा का गेम देख रहे थे, उसके बाद ये जश्न का माहौल है। पूरा देश लगभग सड़कों पर था, जो सड़क पर नहीं थे अपने घर में जश्न मना रहे थे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, बहुत से लोग जो दफ्तर में थे उनके लिए खास तौर पर कि कैसे नीरज ने सोने पर मुहर लगाई, कैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता, देश के लिए सोना कैसे अपने नाम किया। देखिए जरा, आपको हम बताने जा रहे हैं इस गोल्ड पर कब्जा नीरज ने कैसे किया है। दरअसल देश के लिए पहला गोल्ड है ये ओलंपिक का। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल इवेंट में ये गोल्ड जीता था। भारत ने, हिंदुस्तान ने आज से पहले इंडिविजुअल इवेंट में सिर्फ एक बार गोल्ड जीता है और वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और एथलीट नीरज चोपड़ा पहले एथलीट हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड है हिंदुस्तान का। इससे पहले भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। जेवलिन थ्रो में भी ये पहला गोल्ड है। देश को सोना दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। आपको बताएं, फाइनल में अब यहां आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको समझ में आएगा नीरज ने किया क्या। नीरज ने जो भाला फेंका वो 87 मीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरा, 87.58। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं नीरज ने जो ताकत से भाला फेंका। यहां तक दूसरा प्रयास, नीरज का ये दूसरा प्रयास था और नीरज के पीछे जो दूसरे खिलाड़ी थे वो काफी पीछे थे। नीरज ने ये जैवलिन थ्रो जो किया है, भारत का 121 साल का इंतजार खत्म हुआ। 121 साल पहले इस तरह का मेडल भारत ने अपने नाम किया था। तो ये उपलब्धि नीरज ने हासिल की है 13 साल बाद। इससे पहले 13 साल पहले अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था और 13 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जीता है। अब इस सोने की अहमियत आप बखूबी समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज से बात की, वो बातचीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने खुद फोन लगाया। देश के लिए यह फख्र की बात है। जरा देखिए और सुनिए पूरी बातचीत। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट मेरे गेम है इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुंचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहे थे कि बस अपना पूरा
जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर के कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जो जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी फक्र और गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। और सोचिए, नीरज के गोल्ड जीतने के बाद पूरे देश में होली दिवाली जैसा माहौल था, मानिए कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। इस तरह से आप एहसास कर सकते हैं कि भारत के लिए ये गोल्ड, ये जीत कितना मायने रखती है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। गोल्डन बॉय ने टोक्यो में रचा इतिहास। भारत का 121 साल का इंतजार खत्म हुआ। टोक्यो में गोल्डन के बाद झूमा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की असली बाहुबली, पूरे देश को इस पल का था इंतजार। जैसे ही गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में गोल्डन जीता, पूरा देश जश्न में डूब गया। और जश्न हो भी क्यों ना, ओलंपिक शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता। क्रिकेट को मीडिया दिखाता है, आज नीरज को पूरा दुनिया देख रहा है। हमको बहुत खुशी है, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नीरज ने इतिहास रचा है गोल्ड लेकर। हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर सुबह से ही पूजा पाठ चल रहा था, तो पूरा देश इस हरियाणवी छोरे के गोल्ड के लिए दुआएं मांग रहा था। गोल्ड से कम कुछ मंजूर नहीं था, और जैसे ही भारत की झोली में जेवलिन थ्रो में नीरज ने गोल्ड डाला, देश में दिवाली और होली जैसा माहौल हो गया। आम तो आम, खास भी इस पल पर भावुक हो गए और नीरज को बधाइयों का तांता लग गया। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेडल इस समय यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि। आपको बताएं नीरज चोपड़ा के बारे में वो बात जो आज तक आप नहीं जानते थे। उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, जरा आप देखिए, मंत्री अनिल विज डांस करने लगे नीरज चोपड़ा ने जैसे ही गोल्ड जीता। जरा फुल स्क्रीन दिखाएं एम्बियंस के साथ, देखिए जरा अनिल विज, हरियाणा सरकार में मंत्री जिन्हें आप देख रहे हैं। अनिल विज को आप देख रहे हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री। नीरज चोपड़ा इधर भाला फेंक रहा था
और भाला फेंकने के बाद जैसे ही स्वर्ण पदक जीता, अनिल विज झूम उठे और वहीं डांस करने लगे। ये आप देख रहे हैं हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को, जो कि डांस कर रहे हैं, खुशी के मारे झूम रहे हैं। न सिर्फ वो, उनके साथ जितने लोग थे वो सब डांस करने लगे। अनिल विज खुद को रोक नहीं पाए। इस बड़ी जीत के बाद नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं, नीरज चोपड़ा के बारे में वो बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। क्या कुछ बातें हैं नीरज के बारे में आपको बताएं कि नीरज चोपड़ा दरअसल हरियाणा के पानीपत से आते हैं। हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। चंडीगढ़ में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। चंडीगढ़ में पढ़ाई लिखाई करने के बाद नीरज चोपड़ा दरअसल आपको बताएं कि बचपन में मोटापे के शिकार थे और बहुत कोशिश की उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए। इतना ज्यादा मोटे हुआ करते थे नीरज चोपड़ा। नीरज, इसलिए आपको बताएं, वजन कम करने के लिए नीरज ने खेलना शुरू किया कि किसी तरह वेट कम किया जाए। नीरज दरअसल किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार से आने के नाते उनका फौज में भी बहुत झुकाव था। इसलिए आपको बताएं, सेना में सूबेदार के पद पर हैं नीरज चोपड़ा, यानी आर्मी में है नीरज चोपड़ा और सूबेदार हैं। इसलिए सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको बधाई दी और ट्वीट किया। 2016 में नीरज चोपड़ा सेना में भर्ती हुए थे। 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी। 2012 से मेडल जीत रहे हैं नीरज चोपड़ा, यानी 2012 में मेडल जीता, 2016 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नीरज चोपड़ा ने। 2016 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 मेडल जीत चुके हैं नीरज चोपड़ा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे वक्त से खेलते रहे। आइए अब आपको पीटी उषा को आप जानते हैं, पूरे देश की पहचान है। पीटी उषा ने नीरज के जीतने पर ट्वीट किया है। देखिए जरा, एक एथलीट ने दूसरे एथलीट के जीतने पर ट्वीट किया और क्या लिखा, 37 साल का अधूरा सपना आज पूरा हुआ, शुक्रिया नीरज चोपड़ा। ये पीटी उषा क्यों कह रही है मैं आपको बताऊं, क्योंकि पीटी उषा 37 साल पहले जब खुद ओलंपिक में थी तो वो सेकंड के 100वें हिस्से से हार गई थी। सिर्फ 100वां हिस्सा, सेकंड के 100वें हिस्से में पीछे रह गई, जिसकी वजह से वो पदक नहीं जीत सकी। इसलिए उन्होंने लिखा, 37 साल का अधूरा सपना आज पूरा हुआ, शुक्रिया नीरज चोपड़ा। और नीरज के साथ पीटी उषा ने अपनी एक तस्वीर भी साझा की है। आइए अब आपको मिलवाते हैं उस परिवार से जिस परिवार से आते हैं नीरज चोपड़ा। हिंदुस्तान नीरज के लिए एक परिवार है, लेकिन वो परिवार जहां वो लौट कर जाएंगे उन्हें कितना फक्र और कितने गर्व की अनुभूति हो रही है। जरा नीरज के परिवार को सुनिए। जो देश को उम्मीदें थी कि गोल्ड लेके आएगा, वो अपनी जगह पे पूरा उतरा, सभी का मान सम्मान रखा। तो हम देश को उसको बधाई देने के लिए धन्यवाद पूरे देश का करना चाहेंगे। कैसे स्वागत करेंगे बेटे का? कंधे पे बैठाएंगे? जी, कंधे पे तो शायद नहीं बैठा पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से बहुआ से स्वागत करेंगे। तो बेटे का देखा कि वो गोल्ड जीत गया? हाँ जी, बहुत खुशी हो रही थी जी। वो डांस के जमा पूछा ही ना, इतना हो रहा है खुशी तो बहुत। अच्छा, हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त यहाँ से जा रहे थे आपसे क्या बोल के गए थे? जब नीरज खेलने के लिए जा रहे थे ओलंपिक में, क्या बोल के गए थे आपसे? बस यही बोल के गए थे जी, पूरी मेहनत अपने कान था तो देख पूरी मेहनत करूंगा और पूरा रंग दिखाऊंगा। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए ये ओलंपिक वाकई सबसे बेहतरीन ओलंपिक में शुमार है। सबसे शानदार प्रदर्शन इस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने किया और एक दो नहीं, मैं आपको बताऊं सबसे सफल और कामयाब ओलंपिक है। 7 पदक, 7 मेडल्स भारत ने जीते हैं। 1 गोल्ड, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 सिल्वर और 4 कांस्य यानी 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये हैं ओलंपिक के सितारे जिनकी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसलिए अब तक का भारत का सबसे सफलतम ओलंपिक है ये। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के मेडल वीर कौन है, किस किस ने मेडल जीता है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया। सबसे पहला नाम है नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड जीता है। दूसरा नाम जो ओलंपिक में है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरा नाम, इसे मूव करेंगे, दूसरा नाम मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है देश के नाम। तीसरा नाम लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान के नाम किया है।
पीवी सिंधु ने भी कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा आपको बताएं, पीवी सिंधु के बाद रवि दहिया ने शानदार दांव लगाया और सिल्वर भारत की झोली में डाला। पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला। ये भारत के वो चेहरे हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में जीत दिलाई है और नाम हिंदुस्तान का रोशन किया। बजरंग पुनिया उनमें शुमार है जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये वो 7 सफल खिलाड़ी हैं जिसने भारत को गर्व करने का मौका दिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करेंगे आज की अगली एक और बड़ी खबर की। दरअसल 2022 में डर की सियासत का सहारा है। डर की सियासत का सहारा इसलिए क्योंकि अब एक तरफ से आवाज उठने लगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको बताएं, और चुनाव से ठीक पहले डर की सियासत शुरू हो गई है। डर की सियासत इस लिहाज से जैसे सियासतदानों का काम हिंदू के नाम से डराओ मुसलमान को तो मुसलमान एकजुट होकर वोट करेगा, हिंदू को मुसलमान के नाम से डराओ तो हिंदू वोट करेगा। वही डर की सियासत समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। उनके विधायक कह रहे हैं कि ये देश तो हिंदू राष्ट्र है, यहां प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है। आखिर ठीक चुनाव से पहले ये डर की गंदी राजनीति क्यों? देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले फिर हिंदू राष्ट्र का हवा। हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस हिंदू है, हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं सबका चीफ मिनिस्टर हिंदू है, और क्या चाहिए तो? यूपी के चुनाव में डर की सियासत का सहारा। ये सब हताश निराश लोग हैं, ये इस तरह की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी धर्म काटा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सूबे में सियासी धर्म काटा शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां अलग अलग धर्मों को साधने की कोशिश कर रही हैं और डर दिखा रही हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का डर दिखाने की कोशिश की। हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस हिंदू है, हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं सबका चीफ मिनिस्टर हिंदू है, और क्या चाहिए तो चाहिए? हम तुमसे कम मांग रहे हैं कि हमें बना दो। ये आए इसलिए है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया। इकबाल महमूद इसी देश के लोकतंत्र से चुनकर आए हैं, लेकिन चुनाव आते ही उन्हें उसी लोकतंत्र में खामी दिखने लगी है। हमारा मानना है कि अब इनको उत्तर प्रदेश और देश में कोई पसंद नहीं करता, और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, अभूतपूर्व काम किए हैं, और हम 22 में बहुत अच्छी बहुमत के साथ में जनता के प्यार से वापस आ रहे हैं और बहुत अच्छी तादाद में आएंगे, प्रचंड बहुमत से आएंगे। तो समाजवादी पार्टी के विधायक दरअसल मुस्लिम आबादियों को यह डर दिखा रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन गया, आप एकजुट हो जाइए और वोट कीजिए। चुनाव से पहले यह उनकी सियासी मजबूरी है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। वो लिख रहे हैं, जिस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश हिंदू हो, वो कह रहे हैं वो देश खुद हिंदू राष्ट्र है। यह कहना है वो देश हिंदू राष्ट्र है, यह कहना है इकबाल का। बीजेपी राम मंदिर के लिए मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करने को सत्ता में आई। अखिलेश यादव की पार्टी के ये विधायक हैं और बड़े विधायक हैं अखिलेश की पार्टी के। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, और खास तौर पर मैं दिखाना चाह रहा हूं, मैं दिखाऊं उससे पहले मैं खुद इन विधायक को, जिनका नाम है नवाब इकबाल महमूद, उनको सबसे पहले दिखाऊं कि इसी देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हुए, इसी देश में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुए, और इसी देश में हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति हुए। ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि इसी मुल्क में देश के सबसे सर्वोच्च पद पर मुसलमान जो खुद को इससे ऊपर मानते थे, जो पहले खुद को हिंदुस्तानी मानते थे, वो इस देश में सबसे उच्च पद पर रहे। इसी देश में शाहरुख खान को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। शाहरुख खान के अलावा आमिर खान को यही सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली, और आमिर खान और सलमान खान लोगों के दिलों में बसते हैं। यह भी इकबाल महमूद को देखने की जरूरत है। अब इकबाल महमूद को दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर उनके लिए बहुत जरूरी है कि उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर तो सवाल उठा दिए, अब जरा दुनिया के चारों तरफ एक नजर दौड़ा कर देखें तो उन्हें असल आईना दिखाई देगा। देखिए जरा, अब खास इकबाल महमूद और उन जैसी जहनियत के जितने लोग हैं उनके लिए मैं ये लेकर आया हूं। देखिए जरा, पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी कितनी है? 1 अरब 90 करोड़ है मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया में। इसको मूव करेंगे। ईसाई आबादी 2 अरब 38 करोड़ है पूरी दुनिया में।
और हिंदू आबादी 1 अरब 20 करोड़ है पूरी दुनिया में। तो यह तो आपने जान लिया कि दुनिया में किस धर्म की आबादी ज्यादा है, किस धर्म की आबादी कितनी है। अब आपको आइए बताता हूं मैं कि दुनिया के देशों की हालत क्या है, यानी किस धर्म के कितने देश हैं। जरा यह भी देख लें इकबाल महमूद और उन जैसी ज़हनियत के लोग, धर्म की आबादी, किस धर्म की आबादी कम है। लेकिन जहां तक बात है इस्लाम धर्म को मानने वालों की, तो आपको बता दें कि अलग अलग रिसर्च में मुसलमानों की आबादी को लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े सामने आते रहे हैं। हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी, जो क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म की आबादी को भी पीछे छोड़ देगी। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों की है, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है उससे जाहिर है ईसाई इस मामले में पिछड़ सकते हैं। जहां तक हिंदुओं की आबादी की बात है वो फिलहाल मुसलमानों की आबादी से कम है। हालांकि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग मुल्कों में फैले हुए हैं। सबसे पहले इकबाल महमूद और उन जैसों को मैं बताऊं कि दुनिया भर में लगभग 57 मुस्लिम देश हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई जिसे आप संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, तुर्की, मिस्र, लीबिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुल्क शामिल हैं। वहीं ईसाई धर्म वैसे तो दुनिया के तमाम हिस्सों में फैला है। हर छोटे और बड़े मुल्क में ईसाई धर्म को मानने वालों की आबादी लगभग 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां ईसाई आबादी या तो पहले नंबर पर आती है या फिर दूसरे नंबर पर। दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाले देशों में अमेरिका, यूके, रूस, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिलीपींस, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क शामिल हैं। अब बात हिंदू धर्म की अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में आधिकारिक तौर से नेपाल के अलावा हिंदुओं के लिए कोई दूसरा देश नहीं है। अलबत्ता हिंदू दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैले हैं, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से बात की जाए तो नेपाल, भारत, श्रीलंका ये वो 3 मुल्क हैं जिसमें हिंदू आबादी है। नेपाल, भारत और श्रीलंका। ये बताने के पीछे वजह क्या है, दरअसल मैं इकबाल महमूद और उन जैसे लोग, उन जैसी ज़हनियत के जो लोग हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो आप रह रहे हैं ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहां जितनी आजादी आपको मिलेगी दुनिया के किसी मुल्क में आपको इतनी आजादी नहीं मिलेगी। उनके लिए ही एक खास आंकड़ा निकाल कर लाया हूं, देखिए जरा। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक इस्लामिक मुल्क यानी मुस्लिम देश और दूसरा भारत। इस्लामिक देश जितने हैं ज्यादातर वहां लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है, यानी पिता के बाद पुत्र के बाद उसका बेटा, यही चलता है। और हिंदुस्तान उन मुल्कों में शुमार है जिसमें लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपको वोट देने का अधिकार है और आपका वोट आपका नेता, आपका प्रतिनिधि चुनता है। मुस्लिम देश में इस्लामिक कानून है, किसी और का कानून नहीं, शरिया होगा, इस्लामिक कानून होगा। और हिंदुस्तान में एक देश का संविधान है, वो संविधान सबके लिए बराबर है, कानून का डंडा और हथौड़ा सबके लिए बराबर चलता है। इकबाल महमूद और उन जैसों के लिए जानना जरूरी है। मुस्लिम देशों की बात करें, दूसरे धर्मों पर पाबंदी है। सऊदी अरब में आप मंदिर नहीं बना सकते, सऊदी अरब में आप भजन नहीं बजा सकते, और भारत में सबको समान अधिकार है। आप लाउड स्पीकर लगाकर अजान भी बजाते हैं और आप भजन भी मंदिरों से सुनते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, मुस्लिम देशों में मंदिरों पर रोक है, जो मैंने आपको बताया, मंदिर नहीं बना सकते। लेकिन सभी धर्मों को इबादत का पूरा हक है, ये भारत है, ये यहां के लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, मंदिर या चर्च बनाने की इजाजत जरूरी है, यानी अगर मंदिर और चर्च बनाना है तो उसके लिए बाकायदा इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां आप कहीं भी जमीन खरीद कर मंदिर, मस्जिद, चर्च बना सकते हैं। लेकिन भारत में सभी धार्मिक स्थल मौजूद हैं, सभी को पूरी आजादी है अपने धर्म को मानने के लिए, और देश का संविधान उन्हें यह इजाजत देता है, यह देश के संविधान में शुमार है, सभी को बराबरी का हक है। इस्लामिक कंट्रीज में क्या होता है, खुलेआम पूजा पाठ पर रोक है, खुलेआम आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में लोग अपने धर्म का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और कोई रोके टोकेगा तो कानून उसके खिलाफ डंडा चलाएगा।
इस्लामिक कंट्रीज में दूसरे धर्मों के लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है। मुस्लिम मुल्कों में दूसरे धर्मों के लोगों के लिए कोई सिटीजनशिप नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को नागरिकता मिलती है। तो यह फर्क है और इकबाल महमूद और उन जैसे लोगों को जान लेना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।